आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक यात्रा पर। जी हाँ, आज हम आपको ले चलते हैं एक समुद्री यात्रा में जो एलिफेंटा केव्स के नाम से जानी जाती है, जो एक पहाड़ी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, वहाँ पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आपको इस खूबसूरत जगह पर अवश्य आना चाहिए। पुरानी मूर्तियों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यहाँ मुंबई के आसपास की एक बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकती है। अगर कुछ अलग हटकर और आर्किटेक्चर के दर्शन आप करना चाहते हैं तो ये गुफाएं आपके लिए बेस्ट हैं। जी हाँ, लेकिन हम आगे बढ़ें अपनी इस यात्रा में, उससे पहले आप सभी से हमारा पुनः बार करबद्ध विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करने और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, जिससे हम आपको इसी तरह की नई जानकारियां अपने वीडियोस के माध्यम से देते रहें। अब हम आपको ले चलते हैं एलिफेंटा केव्स, लेकिन वहाँ जाने से पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर जाने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक है। पहली फेरी गेटवे ऑफ इंडिया से 9 बजे निकलती है और लगभग 1 घंटे में एलिफेंटा पहुँच जाती है। यहाँ से हर आधे घंटे के गैप में आपको साधन मिल जाएंगे और दोपहर के 2 बजे तक आखिरी फेरी जाती है और पहली फेरी लगभग 12 बजे वापस आ जाती है और आखिरी शाम को 5:30 बजे तक आ जाती है। 1 घंटे का सफ़र करने के बाद आपको आधा घंटा लगभग ट्रैक करके चढ़ना होगा। इस हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान करें जिससे आपकी आखिरी बोट मिस ना हो सके। ये एलिफेंटा केव्स सोमवार को बंद रहती है। इस दिन के अलावा आप किसी भी दिन यहाँ का प्लान कर सकते हैं। यहाँ जाने का प्रति व्यक्ति किराया, एक फेरी पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर टिकट आपको 260 रुपये, एडल्ट का और बच्चों का 170 रुपये। वे बच्चे जो 3 से 7 साल की उम्र के हैं उनका टिकट आपको लेना होगा। ये टिकट दोनों तरफ से यानी आने जाने का है। टिकट आप टिकट काउंटर से ले सकते हैं या फिर गेटवे ऑफ इंडिया पर तमाम एजेंट्स टिकट लेकर खड़े रहते हैं, आप वहां से भी टिकट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया तक हम पहुँचे कैसे? तो यहाँ पहुँचने के लिए आप यहाँ का CST के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर उतर पड़ें और यहाँ से बस के द्वारा, टैक्सी के द्वारा आप अगर कम पैसे में आना चाहते हैं तो यहाँ की जो BST की बसेस चलती हैं उससे आप आराम से थोड़ी ही देर में गेटवे ऑफ इंडिया पे आ जाएंगे और गेटवे इंडिया से आपको फेरी मिल जाएगी। सन 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात को अपने काबू में कर लिया था। यहाँ पर इन लोगों ने इस टापू को अपने जहाज़ों के लिए जहाज घर बना दिया और इस छोटे टापू को बाकी आइलैंड से अलग बताया। जो लोग कभी एलिफेंटा की गुफाओं में नहीं गए हैं उन्हें इसका नाम सुनकर लगता है कि वहाँ हाथी से जुड़ी कुछ कलाकृतियाँ अवश्य होंगी, लेकिन आपको हम बता दें हाथी से संबंधित वहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। दरअसल मूर्ति इंग्लैंड
शिफ्ट करने के चक्कर में डैमेज हो गई थी, जिसके बाद इसे मुंबई के एक चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया है, जहां ये आज भी है। यहाँ मौजूद आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का हिंदू धर्म के साहित्य में काफ़ी महत्व है। हम आपको समुद्री यात्रा पर फेरी के माध्यम से, जेटी के माध्यम से आपको एलिफेंटा गुफाओं की ओर ले चलते हैं। लेकिन आपको हम बता दें, अपने इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको ज़्यादा काट छाट करके, ज़्यादा एडिट करके वीडियोस नहीं बनाते हैं। हमारा ये मकसद होता है कि हम आपको ज्यों का त्यों उस स्थान पर लेकर जाएं, उस स्थान के बाद को आप, उस सफ़र को आप महसूस स्वयं मेरे कैमरे की नज़र से, मेरी दृष्टि से महसूस कर सकें, जिससे आपको, अगर आप आ जाएं तो आपको उन तमाम दृश्यों की, उन तमाम जगहों की जानकारी पूरी तरह से हो सके। और अगर आप ना भी आएँ तो आपको लगे कि हाँ, हम उस स्थान की सैर करके स्वयं आए हैं। इसीलिए हमारा मकसद होता है, हमारे वीडियोस लंबे अवश्य होते हैं, लेकिन उनको दिखाने का मकसद यही होता है कि हम आपको पूरी वहाँ के बारे में जानकारी दे सकें। ये खूबसूरत समुद्र जो चारों ओर फैला हुआ है। समुद्र मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुद्र के बिना हम सभी का अस्तित्व संभव नहीं है। कभी आपने समुद्र का पानी चखा है? इसमें नमक पाया जाता है। पृथ्वी की सतह के लगभग 70% से भी ज़्यादा भाग में समुद्र फैला हुआ है। समुद्र का पानी खारा होता है, उसे आप पी नहीं सकते। कहते हैं ना, समुद्र में रह के भी आप प्यासे ही रह जाएंगे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, जबकि अथाह जल राशि है, चारों तरफ पानी ही पानी है। दरअसल समुद्र के पानी में ठोस सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका पानी खारा होता है। इसके अलावा पानी में बहुत सारे अन्य रासायनिक तत्व होते हैं। समुद्र को सागर कहकर ही पुकारते हैं। हिंदू शास्त्रों में समुद्र को देवता कहा गया है। इसकी पूजा भी करने का महत्व बताया गया है। समुद्र के पानी की विशेषता यही होती है कि समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र के बारे में हम कई किस्से कहानियाँ पढ़ चुके हैं, यह हमें पढ़ने को मिलता है। समुद्र में मछलियाँ होती हैं। मछलियाँ लोगों के भोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। समुद्र की ज़्यादा से ज़्यादा गहराई लगभग 30,000 फुट है और कम से कम गहराई 12,000 फुट तक ही लगभग होती है। समुद्र के छोटे छोटे टुकड़े जमीन के अंदर की ओर चले आते हैं तो ये खाड़ी कहलाता है। इन्हीं में से एक है बंगाल की खाड़ी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और हम अगर वहाँ पे गए हैं तो हमने देखा भी है। समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के बढ़ने एवं घटने के कारण आता है। समुद्र वास्तव में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र में नावों के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा नाविक सफ़र करते हैं। कई व्यापारी लोग बड़े बड़े जहाज़ के माध्यम से समुद्र में अपना माल भेजते हैं। बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो मालवाहक होते हैं और समुद्र में क्रूज़ के द्वारा सफ़र भी करते हैं। हमारा सफ़र लंबा है। इस दौरान हम आपको कुछ ऐसी भी जानकारियाँ देते रहेंगे। जब एलिफेंटा केव्स पहुँचेंगे तो वहाँ के विषय में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और चलते रहें इस बेहद खूबसूरत समुद्री यात्रा पर। समुद्र को सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं। ब्रह्मांड में धरती धूल का कण भी नहीं। मान लीजिए अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर ही रहती है। उसमें भी अधिकतर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं।
इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं पाया है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतत निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा समय समुद्र के पानी में नहीं रह सकता है, हालांकि इसके लिए उसने समुद्री सूट विकसित कर लिए हैं। फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वो मीठा भी है, लेकिन पीने लायक नहीं है। कितने हैं समुद्र? कहते हैं ना, आपके मन में सवाल भी आया होगा, पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए और अब कई हैं। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े होते हैं महासागर, और 3 ओर से घिरे समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये महासागर, सागर और खाड़ी क्या है? महासागर पृथ्वी का वो भाग जो विशाल जलराशि लवणीय जल से घिरा हुआ है, महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिण प्रशांत महासागर स्थित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर या 7 समंदर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर लगभग 400 से ज़्यादा झीलें हैं। अब सागर क्या है? सागर लवणीय जल का वो क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हुआ हो, सागर कहलाता है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लाप्तेय सागर, भूमध्य सागर आदि अनेकों सागर हैं। गल्फ क्या है? गल्फ या खाड़ी जल का वो भाग जो 3 तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ हो, उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ व खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, सुरा का सागर, घृत का सागर, दधि का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत के 3 ओर समुद्र हैं। आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडुचेरी, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप समूह भारत के तटवर्ती राज्य हैं। आइए जानते हैं धरती के समुद्र के 10 रहस्यों के रोचक और रोमांचक जानकारी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने बड़े गड्ढे कैसे निर्मित हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ होगा तो वो आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उसमें लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे भी बाद में समुद्र कहलाए। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी हुई है। इसका आशय ये हुआ कि पृथ्वी के लगभग हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है, यानी 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र फैला हुआ है। विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के भीतर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी भी खोज जारी है।
शांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई लगभग 3,939 मीटर है। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। अब सवाल ये उठता है कि समुद्र में लहरें क्यों आती हैं। समुद्र की लहरों को ही समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती हैं। पहली समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा, दूसरी चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार और तीसरी समुद्र के भीतर कहीं आया हुआ भूकंप या तूफान। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती हैं। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई लगभग 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से ही उत्पन्न होती हैं और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती हैं। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती हैं, सुबह और शाम। ये घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाले गुरुत्व बल के कारण घटित होता है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को समुद्र अशांत रहता है। समुद्र में तमाम प्रकार के अद्भुत समुद्री जीव जंतु भी पाए जाते हैं। समुद्री जीव 2 प्रकार के होते हैं, पौधे और प्राणी। समुद्री जीवन धरती की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा है। यहाँ एक ओर जहाँ विशालकाय व्हेल है तो दूसरी ओर आंखों से न दिखाई देने वाली मछलियाँ या अनेक जीव जो अपना जीवन जी रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर है। महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। समुद्र की गहराई में इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पतियों की किस्मों के बारे में वैज्ञानिक जानकर हैरान रह गए हैं। इन महासागरों के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां विचरण करती हैं। बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधों की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी गई हैं। शिकारी स्पर्म व्हेल और अंटार्कटिक स्लीपर शार्क, अन्य भयानक शार्क, विशालकाय व्हेल, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछलियाँ, चमकीली मछलियाँ, लैंप जैसी आँखों वाली मछलियाँ, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियाँ आदि हजारों मछलियों की प्रजातियाँ हैं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना गया है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे केप सैटेनो के समुद्री सांप, HMS डेडोलस के समुद्री सांप, हॉलीफैक्स का समुद्री सांप, प्रिंस के सांप, मानेट के समुद्री सांप, एजेडे के समुद्री सांप, ग्लॉस्टर के समुद्री सांप, ओलाउस के समुद्री सांप आदि अनेक। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले तरह तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबे आर्किट्यूथिस, विशालकाय एनाकोंडा और भयानक जहरीले सर्पों से भरा पड़ा है समुद्र। इसके अलावा समुद्र में हजारों किस्म के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, केकड़े और झींगों की संख्या तो करोड़ों में होगी, जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। 2 मीटर तक के कीड़े भी समुद्र के कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। सागर में जीवित प्राणियों के सभी प्रमुख समुद्र समूह जैसे कि जीवाणु, प्रोटिस्ट, शैवाल, कवक, पादप और जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा कमल जैसे दिखने वाले रेंगते फूल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी, स्वीट रेंगनी और कई भुजाओं वाले पौधे, कोरल और लाखों तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकांश समुद्री पौधे हरे, भूरे या लाल शैवाल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या समुद्र में मत्स्य, मानव, नाग कन्याएं, जलपरियां भी रहती हैं? दुनिया भर की लोक कथाओं में इन जलपरियों की बहुत सारी कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। कहते हैं कि कुंतीपुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि इसे निकालने के पूर्व ही वो दहशत के कारण मर गई। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि ये खबर कितनी सच है ये कोई नहीं जानता।
समुद्री यात्रा के संस्मरण पर हजारों किताबें लिखी गई हैं। समुद्री लुटेरे, सिंदबाद, जहाजी और समुद्र के सम्राट के नाम से कई किताबें लिखी गई हैं। समुद्री यात्रा के रोचक और रोमांचक संस्मरणों को पढ़कर हर कोई आश्चर्य करेगा कि आखिर समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं है। हाल ही में एक फिल्म आई थी, लाइफ ऑफ पाई। निश्चित ही वो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म ना हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने समुद्र में कई दिन जिंदगी और मौत के बीच गुजारे हैं। रोमांचक समुद्री यात्राओं के बारे में जहाज़ों के कप्तानों ने अपनी डायरियों में दुर्लभ और रोमांचक अनुभवों को दर्ज किया है। वास्को डी गामा, कोलंबस के नाम तो समुद्री यात्रा के लिए प्रसिद्ध है ही, और कई बार तो लोगों ने ऐसे ऐसे जीव देखे हैं जिनके बारे में सुनकर आश्चर्य होगा कि आखिर ये चीज़ क्या है। क्या कोई जीवधारी है या निर्जीव वस्तु। कई बार जहाज़ निकला नहीं और कहीं और पहुंच गया, किसी अनजान द्वीप पर। कई जहाज़ तो आज तक वापस लौटकर ही नहीं आए। बड़ी रहस्यमयी दुनिया है ये समुद्री दुनिया। भारतीय उपमहाद्वीप को घेरे हुए नीले पानी में यात्रा करना बहुत ही स्मरणीय अनुभव होता है। भारत में समुद्री यात्रा का उपयोग मौर्य और मध्यकालीन में अधिक होता था। अधिकांशतः अरब सागर का उपयोग लक्षद्वीप पहुंचने और बंगाल की खाड़ी का उपयोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पहुंचने में किया जाता है। ये दोनों द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा त्रिभुज कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज़्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से कोई सुराग न छोड़ते हुए अदृश्य हुए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस क्षेत्र में 100 के आसपास वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। बड़ी ही रहस्यमयी दुनिया है ये समुद्री दुनिया, जिसका थाह लगाना हम इंसानों के लिए मुश्किल है। हालांकि प्रयास चल रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत सी जगहें हैं समुद्र में जो अभी भी इंसानों के लिए अछूती है। सागर दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन मुख्य रूप से मछली उपलब्ध कराता है, किंतु इसके साथ ही ये कस्तूरों, सागरीय स्तनधारी जीवों और सागरीय शैवाल की भी पर्याप्त आपूर्ति करता है। इनमें से कुछ को मछुआरों द्वारा पकड़ा जाता है और कुछ की खेती पानी के भीतर की जाती है। सागर के अन्य उपयोगों में व्यापार, यात्रा, खनिज दोहन, बिजली उत्पादन और नौसैनिक युद्ध शामिल हैं। वहीं आनंद के लिए कई गतिविधियां जैसे कि तैराकी, नौकायन और स्कूबा डाइविंग के लिए भी सागर एक आधार प्रदान करता है। इसके अलावा समुद्र के भीतर शंख, मोती, मूंगा, तेल, गैस, सीपी, शैवाल, मछलियाँ आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका मानव दोहन करता है। समुद्र में गुफाएं भी होती हैं। पता है आपको, समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक मैक्सिको में है। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का ही मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उसमें सुराख कर देती हैं और धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली की तरह दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले ये जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब ये खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जलस्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुडलिन में स्थित ये गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी ली भी बहती है। ये केव करीब 240 मीटर लगभग लंबी है। समुद्र में पहाड़ भी होते हैं। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र। समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल भारत तिब्बत सीमा पर है और इसकी चोटी समुद्र तल से लगभग 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के भीतर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है जिसे मौना किया माउंटेन कहते हैं। मौना किया माउंटेन हवाई के नज़दीक प्रशांत महासागर
जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहाँ का एक हिस्सा है। वास्तव में एक माउंटेन ये एक विशाल द्वीप है जिसका आधार समुद्र के तल से बहुत नीचे है। समुद्र तल से मौना किया की ऊंचाई लगभग 4205 मीटर है, लेकिन ये मौना की पूरी ऊंचाई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार मौना किया माउंटेन समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर नीचे तक फैला हुआ है और बेस के ऊपर चोटी तक ऊंचाई मापने पर इसकी ऊंचाई 10,210 मीटर होती है। समुद्र की इतनी गहराई में होने पर भी मौना किया ज्वालामुखी माउंटेन है। इसी तरह समुद्र के हजारों छोटे और बड़े पर्वत पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर अब तक 1 लाख समुद्री पहाड़ों का पता लगाया जा चुका है। आमतौर पर इन पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। जिनमें से अधिकतर पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे हुए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पानी के ऊपर भी आ गए हैं। समुद्र के पानी से ऊपर उठे हुए चपटे पहाड़ों को द्वीप कहा जाता है। यही आइसलैंड कहलाते हैं। हवाई द्वीप समूह का जन्म ऐसे ही हुआ था। सागर के अंदर बहुत से पहाड़ हैं। मध्य सागर के मध्य में स्थित पर्वत श्रृंखला संसार में सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 64,000 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में भी बहुत से पर्वत हैं। इनमें अधिकांश पर्वत तो पानी में ही डूबे हुए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र का वर्णन कई बार सुनने को मिलता है। समुद्री मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उसमें से 14 प्रकार के रथ निकले थे। उसमें पहले वाराह कल्प की शुरुआत में भगवान वाराह ने धरती पर से समुद्र का जल हटाकर धरती को रहने लायक जगह बनाई थी। दूसरी ओर हम सुनते हैं कि पौराणिक साहित्य में पढ़ते आए हैं कि समुद्र में जल परियां होती हैं, हाथी और घोड़े भी होते हैं। शेषनाग भी समुद्र में ही रहता है। समुद्र में कहीं पर एक नागलोक भी है जहां आधे मानव के रूप में नाग रहते हैं। ये भी सुना है कि समुद्र में 7 पाताल लोक भी हैं। आपको पता है प्रत्येक समुद्र की आवाज भी भिन्न भिन्न होती है। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है, जबकि हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिंगाड़ती हुई आवाज होती है तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी आवाज आती है। कहीं पर साएं साएं तो कहीं पर हवा का इतना शोर होता है कि हू जैसी आवाज उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज के पीछे कुछ कारण होता है। ये आवाज ही समुद्र की पहचान होती है। कुछ समय पूर्व दक्षिणी महासागर में एक विचित्र बत्तख जैसी आवाज सुनाई देती थी। वैज्ञानिकों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस रहस्य को सुलझाया। उन्होंने उस बत्तख जैसी आवाज को जैव बत्तख उपनाम दिया था। ये आवाज दक्षिणी महासागर में सर्दियों और बसंत के मौसम में सुनाई देती है। ध्वनि रिकॉर्डर की मदद से पता चलता है कि ध्वनि वास्तव में पानी के नीचे अंटार्कटिक मिंक व्हेल के दांत बजाने की आवाज है ना आश्चर्य। मिंक व्हेल के दांत बजाने की आवाज आती है। ये निष्कर्ष रॉयल सोसाइटी जनरल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रबंधन NOAA पूर्वोत्तर मत्स्य विज्ञान केंद्र मैसाचुसेट्स के प्रमुख शोधकर्ता डेनिस रिसर्च ने कहा कि इस ध्वनि संकेत के स्रोत खोजना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ वर्षों में कई सुझाव दिए गए, लेकिन कोई भी वास्तव में अब तक ये दिखाने में सक्षम नहीं था कि ये कौन सी प्रजाति आवाज निकाल रही थी। इसी तरह प्रत्येक समुद्र की आवाज भी बेहद रहस्यमयी है। जरूरी नहीं कि जो आवाज आ रही है वो लहरों या हवाओं की ही हो। समुद्र की गहराई भी सब महासागरों की अलग अलग होती है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्री गहराई बेहद ठंडी अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी हो जाती है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है समुद्र की गहराइयों में वो लगभग 1000 गुना ज़्यादा महसूस होता है। इतना ज़्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई ये है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों पर अभी तक पता चला है जहाँ जीव और जंतु रहते हैं। और आखिर हम इसी तरह समुद्र में यात्रा करते करते अपनी मंजिल उन एलिफेंटा गुफाओं की
पहाड़ियों पर लगभग पहुंच ही गए हैं। हमारी फेरी अब किनारे लगेगी और इसके आगे की यात्रा हम आपको अपने अगले भाग में एलिफेंटा गुफाओं के बारे में जानकारी और यहाँ के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम आपको ऐसे ही तमाम प्रकार की जानकारियाँ देते रहें। आप सभी से मुलाकात हमारी अगले भाग में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।